चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने दायर किए नामांकन पत्र। आप और कांग्रेस का गठबंधन टूटा। आपके काउंसलर ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। हरियाणा सरकार ने सीईटी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तहत आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की प्रदान। 2022 से अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। और चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट। देर रात से बारिश जारी। तेज हवाओं के कारण तापमान में आई कमी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम के पद के चुनाव के लिए कल नामांकन भरे गए। कांग्रेस ने मेयर पद के लिए गुरप्रीत गाबी, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए सचिन गालब और डिप्टी मेयर पद के लिए निर्मला देवी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस समय मेयर पद के उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी ने बताया कि चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से लूट चल रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का मेयर बनने के बाद विकास का नया सूरज उगेगा। 2026 29 जनवरी को मेयर पद का चुनाव है। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक नया शंख जो है वो बिगुल जो है वो फूका है। हमने आज अपने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के ऊपर अपने नामांकन किए हैं और इस उम्मीद के साथ किए हैं कि लोग हमें आगे आकर के हमारे जो साथी पार्षद है वो साथ देंगे चंडीगढ़ के विकास के लिए। जो पिछले 10 साल से यहाँ एक लूट चल रही है कॉर्पोरेशन के अंदर, चंडीगढ़ के लोगों के हक का पैसा, उनके टैक्स का पैसा जो यहाँ कॉर्पोरेशन के अंदर आता है उसको लूटा जा रहा है लगातार। बड़े बड़े बिल्कुल बेकार प्रोजेक्टों के नाम के ऊपर उसे रोका जाएगा। चंडीगढ़ के अंदर विकास का एक नया सूर्य उदय होगा। दोपहर के बाद भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार घोषित किए और प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने मेयर पद के लिए सौरभ जोशी, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसमनजीत सिंह और डिप्टी मेयर के पद पर सुमन शर्मा ने नामांकन भरा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए वार्ड नंबर 25 के पार्षद योगेश ढींगरा, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए वार्ड नंबर 29 के मुनव्वर खान और डिप्टी मेयर पद के लिए वार्ड नंबर 1 की पार्षद जसविंदर कौर को उम्मीदवार घोषित किया है। पंजाब सरकार ने राज्य से मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने के अपने वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इसी के चलते पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के लागू होने से अमीरों की पहुंच में आने वाले सबसे महंगे निजी अस्पताल भी गरीबों के लिए खोल दिए गए हैं, जो लोक सेवा में निर्णायक बदलाव हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और मुफ्त बस यात्रा की गारंटी दी है। सो इस करके मैं बहुत सारे घर बीमारियां नाल खत्म होंदे ਜਾਂ बीमारियां दे अगे हथ खड़े करते देखे मैं। सो हुण वो पास्ट हो गया, हुण वो गल्लां भुल जाओ। हुण कोई भी पंजाब दा वसनीक जिहड़ा है वो ये नहीं कहूगा कि मेरा इलाज ना कराओ। वो चाहे आप चला जाए, आधार कार्ड लै जे, जेड़ा भी उन्होंने कोई बीमारी है या कोई इलाज है वो एक बारी हस्पताल पहुँच जाए। अगे हस्पताल की जिम्मेवारी है कि उन्होंने ठीक ठाक करके भेजना। वो जिदों मर्जी आ जाए, कोई पैसा नहीं, हिसाब किताब सारा सरकार करूगी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुछ योग्य लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कार्ड भी सौंपे। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने जनता से सीधा संवाद करने के लिए पहला AI इनेबल्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जनता की राय, सुझाव और शिकायतों को इकट्ठा करने और उनके प्रभावी समाधान के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ आगामी केंद्रीय बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने बताया कि 2 सालों में राज्यसभा में उन्होंने 4 प्राइवेट मेंबर बिल, 41 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 150 सवाल और 35 चर्चाओं में भाग लिया है। मेरे राज्यसभा में 2 साल सीखने का अनुभव भी रहा और कुछ मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश भी की। मेरे 4 सेशन में मेरी जो अटेंडेंस है 100% रही है और नेशनल एवरेज जो 97 का है क्वेश्चन पूछने का, उसमें मेरी एवरेज जो है 150 से ऊपर रही है। और मैंने यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि मैं एजुकेशन से आता हूँ, एजुकेशन से लेकर डायस्पोरा के इश्यूज़ में काम करता हूँ, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ और ख़ास करके पंजाब के इश्यूज़ जो हैं
किसानों के, दलितों के, हमारा DNT बहुत बड़ा एक तबका है, उनके लिए इंसाफ लेने के लिए, और पंजाब की इन्वायरमेंट को लेकर, पंजाब के पानियों का बहुत बड़ा इशू है, पंजाब में पानी के पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है, बुड्ढा नाला हो, घग्गर हो, या ग्राउंड वाटर में हमारे बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं, जो यूरेनियम की मात्रा बहुत बढ़ गई है। तो ये सब मुद्दे मैंने पार्लियामेंट में रखे हैं। इसके अलावा सतनाम सिंह संधू ने बताया कि ये वेबसाइट शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी मुद्दे या समस्या के प्रभाव का विश्लेषण करेगा। मैंने इसलिए बनाया है कि एक डायनेमिक इंटरफेस जो है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि हमें डिजिटल साधन जो हैं वो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए, लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए, लोगों को सरकार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए उसको मजबूत करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो उचित उनको मंच नहीं मिलता है, उनकी बात को देश की पार्लियामेंट में लेके जाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे हमारे थॉट लीडर्स हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में लोग हैं वो नहीं आ पाते, तो वो अच्छे से आएँ। और AI इंटीग्रेशन का मकसद ये है कि हम 2-वे कम्युनिकेशन के ये रिस्पॉन्सिव हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी भूमिका देश भर में उत्थान कार्यों के लिए सक्रिय रहेगी और एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते वह सदैव कोई भी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और मैं अपनी भूमिका, जहां मेरी पार्टी ड्यूटी लगाएगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। वो पंजाब में लगाएं, कहीं और लगाएं, फिलहाल पार्लियामेंट में काम कर रहा हूं। इस दौरान चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बगावत भी हो गई। मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में फूट नजर आ रही है। आप पार्टी के पार्षद रामचंद्र यादव ने डिप्टी मेयर पद के निर्दलीय नामांकन भरा। इस मौके पर वह अकेले पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन उन्हें 1 साल पहले वादा किया गया था और वह वादा पार्टी ने नहीं निभाया, इसलिए उन्होंने निर्दलीय डिप्टी मेयर के पद पर नामांकन भरा है। आम आदमी पार्टी में ही हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। 4 साल से मैं चुनाव हुआ, 2021 से काउंसलर। 4 साल से मैंने कोई, आप लोग मीडिया में हो, आप लोग हर हाउस अटेंड करते हो, मैंने कोई अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, कभी कोई पार्टी के कोई अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं करी। हाँ, चुनाव लड़ना मेरा अधिकार है। मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, और ये मेरी शुरू से इच्छा थी। मैंने अपने पार्टी को भी बताया था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। अब पार्टी ने अलग कैंडिडेट खड़ा किया है, हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि वो जीत जाएंगे। मेरा तो अधिकार है ना चुनाव लड़ना, मुझे तो कोई पाबंदी नहीं। इस समय नामांकन पत्र दायर करवाने आए चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष HS लक्की ने कहा कि उनका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा और वे अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। 2021 जो चुनाव लड़ी सी तो उन्होंने 14 काउंसलर्स, फिर 13 रह गए, फिर 11 रह गए, और कल जब पता चलिया कि वो बाहर लेके गए तो सिर्फ 9 रह गए। सो ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुलिस कांस्टेबल CET 2025 के अंतर्गत 3 वर्ष की आयु छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद CET परीक्षा न होने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था, उन्हें न्याय देना हमारा दायित्व है। सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है। समान अवसर और युवाओं के हित में सरकार ने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत से युवा संत कबीर कुटीर में मुझसे मिलने भी आए थे और उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भी दी। और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो CET की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए, और हमने उस छूट का निर्णय लिया है। और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वर्ष 2022 के बाद CET परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था, उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल के पार्क में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। एक ऐसे महानायक जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस यात्रा जो देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें हम सब का दायित्व है कि उन ऐसे महानायकों के सपनों को पूरा करने के लिए हम और गति से चलते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रास्ता दिखाया है, तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि ऐसे महानायकों के सपनों को हम आगे लेकर जाएं। हरियाणा के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2026 में घोषणा की है कि राज्यों में अब उद्योगों के लिए एनओसी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को घर बैठे एनओसी मिल सकेगी। इसके लिए जल्द ही नई नीति लागू होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की उन्नति के लिए औद्योगिक विकास अनिवार्य है और पारदर्शिता के लिए डिजिटल माध्यम अपनाना जरूरी है। नए बजट में क्या क्या चीज़ शामिल हो, मुख्यमंत्री जी और हमने और महकमे ने सबने नोट की है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2024-25 के बजट में हमारा 800 करोड़ रुपए का बजट था। मोदी जी ने नारा दिया कि विकसित राष्ट्र 2047 में भारत बने, उसमें हरियाणा की एक अहम भूमिका रहेगी। और विकसित राष्ट्र तभी बन सकता जब हमारे उद्योगपतियों के द्वारा ही विकसित हो सकता है। तो इन उद्योगपतियों को जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं उतनी देने की मैं कोशिश करूंगा। एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी मनीष सिंघल ने बताया कि ये कॉन्क्लेव एमएसएमई को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले से बहुत एमएसएमई हैं, उसी तरीके से और उद्योग लगाकर देश को विकसित बनाने में मदद कर सकेगा। ग्रो करने के लिए क्या 2-4 चीज़ें करनी है ताकि हरियाणा एकदम वर्ल्ड मैप में टॉप पे आ जाए मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन ज़्यादातर गुड़गांव मानेसर बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। हम उसी सक्सेस स्टोरी को हरियाणा के और दूसरी जगहों पे कैसे ले जा सकते हैं और कैसे हम क्विकली स्पेशली छोटी इंडस्ट्री को, एमएसएमई को फैसिलिटीज़ दे सकते हैं ताकि वो माइक्रो ना रहें, वहाँ से स्मॉल, मीडियम, लार्ज बने। पंजाब और चंडीगढ़ में आज देर रात से बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई है। पंजाब के होशियारपुर में सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा जालंधर में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। चंडीगढ़ में तेज हवा और बारिश के चलते कई पेड़ों की टहनियां भी टूटी। इसके अलावा सेक्टर 17, 29 और 32 की कुछ जगहों पर पानी भरने की भी खबर है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान के कारण दिन भर बारिश होने और मौसम खराब रहने की संभावना है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।